107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला और लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि स्वस्थ गुड़गांव प्रोग्राम में हम हर बार किसी न किसी डॉक्टर को या नर्स बहन जी को लेकर आते हैं और किसी न किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं कि कौन सी बीमारी से क्या परेशानी, क्या दिक्कतें हो जाती है। और कहते हैं ना, कुछ चीज़ों की अधिकता भी परेशान करती हैं और कुछ चीज़ों की कमी भी परेशान करती हैं। तो इसीलिए हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम खून की कमी के बारे में, यानी कि अनीमिया के बारे में। और ये लाइव प्रोग्राम है। 10:31 हो चुके हैं। हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल से जुड़ेंगी डॉक्टर नीलिमा जी। और ये प्रोग्राम लाइव है तो आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080। और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रोग्राम में। हेलो, नमस्कार जी, डॉक्टर नीलिमा मैं हूँ और डिप्टी सीएमओ की पोस्ट पे हूँ। मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। तो सीएमओ मैडम का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। और मैम, अभी आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ गए हैं और दोस्तों से कहना चाहेंगे कि दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है तो डॉक्टर साहब से आप फोन करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर मैंने बता दिया है और आज है 21 अप्रैल 2025। तो डॉक्टर नीलिमा जी, पहला सवाल यही होगा मैम कि अनीमिया यानी खून की कमी क्या होती है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आभार हूँ कि भाई आप लोगों को मेरे से कनेक्ट करने के लिए रेडियो स्टेशन ने मुझे इनवाइट किया। अब हम सबसे पहले अनीमिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे मुझसे प्रश्न आया है, अनीमिया खून की कमी क्या होती है जी। अनीमिया या खून की कमी शरीर में हमारी आरबीसीज, जिनको हम लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, उनकी कमी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है पर्याप्त मात्रा में टिश्यूज में, जैसे हमारे अंगों में। तो वहां पे लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है, उसको अनीमिया का नाम दिया जाता है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। डॉक्टर नीलिमा जी, जानना चाहेंगे कि खून की कमी किस उम्र के लोगों में ज्यादा पाई जाती है और क्यों? खून की कमी की पहचान कैसे कर सकते हैं? 2 सवाल एक साथ में। सबसे पहले कि किन उम्र के लोगों में पाई जाती है जी। मुख्यतः ये हम डिवाइड करते हैं कि किन किन लोगों में। जो हमारे बच्चे हैं 6 महीने से लेके 5 साल तक की उम्र में, सबसे पहले हम देखें तो उनके अंदर 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है और उसके बाद उसके फूड की एडिशंस किए जाते हैं। अगर उसके खान पान में प्रॉपर डाइट नहीं दी गई है तो उसके अंदर 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती है। उनके अंदर ये लक्षण अनीमिया के पाए जाते हैं। और फिर आते हैं हमारी जो किशोरियां, जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं किशोर अवस्था में, उनमें माहवारी शुरू हो जाती है और उनको अगर पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता तो उन किशोरियों में भी अनीमिया के लक्षण बहुत अधिक पाए जाते हैं। जी। फिर हमारी जो महिलाएं होती हैं, जो प्रजनन रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, 15 से 49 इयर्स की एज ग्रुप की लेडीज को हम प्रजनन आयु की महिलाएं बोलते हैं। उनके अंदर माहवारी भी होती है, वो गर्भवती भी हो जाती हैं। इस उम्र में भी काफी ज्यादा अनीमिया के लक्षण पाए जाते हैं। जी। और फिर हमें सबको मालूम है कि जब औरतें गर्भवती हो जाती हैं तो इस दौरान उनकी डाइट, उनकी पोषण में अगर पर्याप्त मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड जो चाहिए होता है बनाने के लिए रक्त कोशिकाओं को, अगर ना हो तो उनके अंदर पाया जाता है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, वृद्ध लोगों में जो वृद्धावस्था के दौरान जो आयरन होता है उसकी अब्जॉर्प्शन वो नहीं होती और उसके कारण उन लोगों में पुरानी बीमारियां चलती हैं वृद्ध लोगों में, तो उनमें भी ये अनीमिया के लक्षण पाए जाते हैं। जी, तो कह सकते हैं इसके लिए कोई उम्र डिसाइड नहीं है, हर उम्र के लोगों में अनीमिया की कमी हो सकती है, मतलब खून की कमी हो सकती है, अनीमिया मिल सकता है, ये कह सकते हैं मैम? ये भी कह सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा जो हमारे यंग मेल्स हैं उनमें चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस नहीं होता जैसे फीमेल्स में होता है, माहवारी होती है
और बच्चों में तो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो ज्यादा चाहिए होता है, और ओल्ड एज में बीमारियां इतनी हो जाती हैं कि आयरन अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, तो जी। इसलिए तो यंग मेल्स में चांसेस काफी कम रहते हैं। जी मैम, यहाँ पे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि बच्चों में हो सकता है, किशोर उम्र की लड़कियों में खून की कमी हो सकती है, गर्भवती महिलाओं में हो सकती है, बुजुर्गों में हो सकती है, तो हम कैसे पहचाने कि इसमें खून की कमी हो गई है? क्योंकि लगता है कि खून की कमी एक बीमारी नहीं है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास गए थे तब उन्होंने कहा कि आप में तो खून की कमी हो गई है, तो क्या पहचान कर सकते हैं हम? घर में भी कोई पहचान हो सकती है क्या? हाँ जी, शरीर में अगर खून की कमी है तो उससे कुछ लक्षण होते हैं जो कि हमें खुद ही पता चल जाते हैं। सामान्य लक्षण होते हैं जैसे कि अगर हम जल्दी कमजोरी महसूस करते हैं, कुछ काम करते करते जल्दी थक जाते हैं, ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, हमारा सांस भी जल्दी फूलने लगता है, मतलब थोड़ा सा काम करें हम और हमें लगता है हाँ सांस फूलने लगता है हमें, तो वो एक उस तरह के लक्षण होते हैं। चक्कर आना शुरू हो जाता है किसी किसी को, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स में, किशोरियों में चक्कर बड़ी जल्दी आ जाता है, वो खड़ी होती हैं तो उनको चक्कर आ जाते हैं। और जो हमारी त्वचा है उसमें पीला रंग आना शुरू हो जाता है, आंखों के नीचे भी जो हमारी वाइट दिखता है वो पीली हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो नाखून हैं वो जल्दी टूटने लगते हैं, और उनकी ज्यादा लॉन्ग टर्म में अगर अनीमिया हो तो चम्मच के जैसे हो जाते हैं हमारे नाखून। और बाल काफी लोगों के झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो बालों की ग्रोथ के लिए भी आयरन की जरूरत होती है, फोलिक एसिड, वो सब हमारे शरीर में दिखने लगता है। बाल झड़ रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, एकाग्रता की कमी हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं लोग। इसके अलावा लोगों के हाथ और पैर भी ठंडे ठंडे महसूस होने लगते हैं, जैसे कि ठंड होती है लेकिन उससे पहले ही उनको अपने हाथों में ठंडक महसूस होती है। ये सारे खून की कमी, अनीमिया के लक्षण है जो कि इंसान को पता खुद ही अपने आप से हो जाते हैं, और फिर वो उसके इलाज करवा सकते हैं डॉक्टर से। जी मैम, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। तेजराम कौशिक जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। डॉक्टर जी को भी नमस्कार करता हूँ जी। हाँ नमस्कार जी, बिल्कुल बताएं आप। बहुत अच्छे समझा रहे हो जी आप। मैं 70 तो उसमें हम लोगों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए जो कभी ना हो इस तरह की? जैसे हमने बताया कि भाई बुजुर्गों में या फिर वृद्ध लोगों में भी अक्सर कई बीमारियां हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमारे को कई लोगों में अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन की, जो हमारी आंतड़े हैं उसमें अगर अब्जॉर्प्शन की और कोई पहले से बीमारी चल रही है तो वहां से हमारे आयरन, स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो नहीं होगा। पोषण की अगर प्रॉपर डाइट इनटेक नहीं की जाती, क्योंकि खाया कम जाता है वृद्धावस्था में, तो लोग कहते नहीं बस हम तो थोड़ा ही खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, उसके रहते भी हमारी जो शरीर में डिमांड है न्यूट्रिएंट्स की वो ना पूरी हो तो फिर आरबीसी, जो लाल रक्त कोशिकाएं, नहीं बनेगी। तो कई बार और लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस होती हैं, क्रॉनिक, जैसे किडनी डिजीज है, कई पेशेंट्स डायलिसिस में होते हैं, उनकी भी स्पेशल प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि उनकी आयरन की और ये अब्जॉर्प्शन नहीं होता, और किडनीज के कारण, डिजीज के कारण भी हमारी अनीमिया की बीमारी मिलती है। भाई हमने तो शुगर को माप दे रखी है जी, कंट्रोल करके बढ़िया, हमने सलाद वगैरह लेके, दवाइयाँ टाइम पे लेके, मतलब ये करके मतलब बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, तो सही चल रहा है। बढ़िया है जी, गुड है। इसमें तो आप अपना ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस उम्र में अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपनी जो भी पुरानी लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारियां हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और अपना सेहत के ऊपर फोकस रखें, तो मुझे लगता नहीं कि भाई ऐसी कोई हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। ये तो बात है जी, अल्पाहारी तो हो जाता है इंसान, ऐसे होना चाहिए एक्चुअली, अल्पाहार लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फिर खाना भरना ये ठीक, मेरे ख्याल से तो मेरे हिसाब से, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक नहीं है। लेकिन साफ सफाई, नहाना धोना, ये कंप्लीट मतलब हिसाब से, और थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज हो सके वो सब तो ठीक है। बट अब हम अनीमिया की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी डाइट, हमारी और बीमारियां, उन सब पे कंट्रोल रहना चाहिए, वो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। ये हेल्थ तो हाइजीन का प्रैक्टिस है जो आप बात कर रहे हैं जी। बाकी हमारी अनीमिया की बात के लिए तो हमारे को डाइट पे, डिजीजेस पे, जो भी ट्रीटमेंट टाइम से लें, डॉक्टर की सलाह लें, इन्वेस्ट, अपनी जांच भी पूरी टाइमली कराएं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपकी अवेयरनेस है, आपको पूरी जानकारी है किसी भी चीज के बारे में, तो आप तुरंत उसको कैच करके उसका ट्रीटमेंट करा लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू तेजराम कौशिक जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहो जी।
दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में डॉक्टर नीलिमा जी। आप भी कॉल कर सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। डॉक्टर नीलिमा जी, शरीर में खून की कमी के क्या क्या कारण है, ये सवाल जरूर जानेंगे। पहले ताज मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। नमस्ते ताज मोहम्मद जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैम, मैं तो शायद कोई और मैम पे जी 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 हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मैम, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गुड़गांव की आवाज़ के माध्यम से जी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बेहतरीन टॉपिक लिया और सच में हम लोगों को आज से बहुत जरूरत है इन सब टॉपिक की। हमेशा की इच्छा बस यही है कि हमेशा गुड़गांव की आवाज़ हम लोगों के लिए वो प्रोग्राम लेके आते हैं जिससे हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं और काफ़ी पैसे बचते हैं हमारे। अभी कहीं अगर हम ये जानकारी लें या कहीं किसी से हमसे पूछते हैं तो किसी डॉक्टर साहब नहीं हो जाती है कि यहाँ पे हमें फ्री में सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया मैम। मेरा सवाल मैम ये है, हो सकता है आगे आने वाला सवाल आपका यही हो मैम, हम खून की कमी जैसे आपने बता दिया कि पहचान तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम खून की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? जी जी और मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ, मेरी उम्र 25 साल है। तो मतलब क्या खून तो कहते हैं डायबिटीज बनता तो है लेकिन उस हिसाब से नहीं बनता है। तो क्या हम ऐसा करें जिससे हम अपने शरीर में खून की कमी पूरा कर सकते हैं? मेरे बच्चे हैं, मेरी पढ़ाई भी बहुत कमजोर है, तो क्या उनके लिए क्या ऐसा हम खिलाएं, खाने की डाइट में क्या ऐसा है जिससे हम खून की कमी को पूरा कर सकते हैं? जी हाँ जी मैम, मैं सुनूंगा जी 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 क्योंकि मैं होगी और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी जो भी मैंने सवाल किए हैं वो मैं अच्छे तरीके से सुनूंगा। जी जी थैंक यू ताज मोहम्मद जी, थैंक यू। रेडियो पे सुनिएगा अपने सवाल के आंसर। जी जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ताज मोहम्मद जी का प्रश्न बहुत वाजिब है और ये सबको पता भी होना चाहिए कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि अनीमिया क्या होता है, अनीमिया के क्या लक्षण है। अब हमें ये समझ आया कि ये तक बीमारी है और इसका मेन कंसर्न पोषण से ही है। हम डाइट में अपने फोकस करें और थोड़ी हमें पता हो कि ये बीमारी में क्या क्या हो सकता है तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं घर बैठे। अब मेन कंसर्न इसमें ये हो गया कि हमारा ये बीमारी में डाइट हमारा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयरन जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी बनाने में, प्रोडक्शन में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये सारे चाहिए होते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में इनको इंक्लूड करेंगे, हमारा खान पान, हमारे पोषण में, तो हमारे को अपने इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आयरन युक्त आहार की, आयरन किस किस पोषक पदार्थ में मिलता है। हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, इन सब में होता है। ऐसे ही हमारे कुछ फ्रूट्स हैं, फल जैसे अनार, सेब और चुकंदर में भी मिलता है। गुड़ बहुत अच्छा होता है, गुड़ में सबसे ज्यादा रिच मात्रा में आयरन पाया जाता है। जैसे किशमिश है, ड्राई फ्रूट है, इसमें मिल जाता है। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अगर वो मांस, अंडे खाते हैं, कोई मछली खाते हैं तो चिकन में, इनमें रिच अमाउंट में हमें आयरन मिलता है। और अंकुरित जो भी अनाज होता है उसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आयरन मिलता है। तो ये सारी आयरन युक्त आहार हैं जिनको हमने अपने डाइट में रेगुलरली ऐड करना है। इसके अलावा आयरन की अब्जॉर्प्शन, आयरन हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए विटामिन सी, जो कि खट्टी चीजों में मिलता है, विटामिन सी जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, इन सारी चीजों में हमारे को विटामिन सी फूड मिलता है। इनको खाने से हमारी जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये जो हम खा रहे हैं आयरन युक्त आहार, उसके साथ हमारे को आंवला, नींबू, संतरा खाने से अब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। और हम बात करते हैं तो फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये भी बहुत जरूरी होते हैं रक्त कोशिकाएं लाल बनाने में हमारी बॉडी में। तो ये हमारे को मिलते हैं दूध, दही, अंडा, केला, मूंगफली, इन सब पदार्थों से। तो अगर हम अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करते हैं, चेंज करते हैं और इनको ऐड करते हैं अपने रोज के पोषण में, रोज के आहार में, तो हमारे को ये बीमारी होने के चांसेस कम है।
अगर कोई और रीजन है तो होगा, बट डाइटरी कॉजेज के कारण हमारे को ये अनीमिया नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर नीलिमा जी, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं डिप्टी CMO डॉक्टर नीलिमा जी। आप कॉल कर सकते हैं, अभी इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अनीमिया के बारे में कोई भी सवाल है, अगर आप में खून की कमी है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, उसके बारे में अगर कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। और मैम जानना चाह रही थी कि शरीर में जो खून की कमी है उसके कारण क्या है, लेकिन सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। जी, और डॉक्टर साहब का भी नमस्कार है। मैं भी पूरा प्रोग्राम सुन रही थी, मैं भी ध्यान से। तो जी ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि अगर किसी में आयरन की कमी हो जाती है और वो आयरन की गोलियां ले रहा है जी, है ना, तो उसके साथ साथ फोलिक एसिड और ये जो विटामिन B12 आप बता रहे हो, जी जी, ये दोनों भी लेनी जरूरी होती हैं फिर? जी एक्चुअली हमारी ना आयरन की जो टैबलेट्स आती है ना, उसमें ये पूरा कंबाइंड फॉर्मेट में आता है। मतलब कई बार फोलिक एसिड के डोज वेरिएबल होते हैं कि कितने देनी है। स्पेशल जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको एक्स्ट्रा हम देते हैं। बट ये सारी जो आयरन की एक गोली आती है उसमें सारा कंबाइंड होता है। नाम तो उसका आयरन होता है, बट उसमें सारे मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट्स में ये न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ताकि एक कंप्लीट पैकेज मिल जाए। हाँ जी, सारी चीजें पूरी हो जाए। अच्छा, और एक ये है फोलिक एसिड का जी, ये हमें किन किन चीजों से मिल जाता है, मतलब खाने में फोलिक एसिड? मैंने अभी बिल्कुल यही बात बताई कि जैसे हमारी बीन्स होती हैं और दूध, दही, अंडा, केला, मूंगफली, these are all good sources फोलिक एसिड के। तो ये हमारे भी हैं और विटामिन B12 के भी हैं, दोनों के लिए। हाँ जी, दोनों इन्हीं आहारों में मिल जाती है जी। और बताएं सीमा जी, और कोई सवाल है आपका? नहीं, अभी नहीं, फिर दोबारा होगा तो मैं फिर दोबारा जुड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सीमा जी जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। और स्वस्थ गुड़गांव का ये प्रोग्राम है, बहुत अच्छा जी। और डॉक्टर साहब नीलिमा जी को भी नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी। जी जी, मेरा एक सवाल था जी, जैसे हम खाते पीते तो सब कुछ है जी। मैं गांव से बोल रहा हूँ, रोहतक से जी जी। तो वहाँ सब कुछ खाते पीते हैं, अभी है, लेकिन खून की कमी क्यों हो जाती है जी? ये थोड़ा सा बताओ जी। और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि खून की कमी हो क्यों जाती है। खाने पीने में आपका आहार पूरा संतुलित है, फिर भी कमी है, तो उसका कारण क्या होता है? अब हम तो पहले ये समझे कि क्या कारण है जिसके कारण अनीमिया होता है। अनीमिया एक तो हुआ कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, प्रोडक्शन जी, उसके लिए हमें आयरन चाहिए, B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो जरूरी है। अगर उसका निर्माण कम है तो अनीमिया हो गया। इसके अलावा जैसे कि RBCs का डिस्ट्रक्शन, मतलब वो ज्यादा टूट रही हैं हमारे शरीर में। कई बीमारियों में RBCs का अधिक टूटना भी होता है, जिसको हम हीमोलिसिस बोलते हैं RBCs का। उनके कारण RBCs बने बट वो टूट गए, तो फिर आयरन की कमी हो गई। ठीक है, और वो कोई भी कारण हो सकता है। खून की कमी होगी कि RBCs बन तो गए लेकिन टूट भी गए, उससे खून में कमी हो जाएगी, हमारी अनीमिया आ जाएगा। वो 2-3 बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमारे को कई बीमारियां जेनेटिक कॉजेस में होती हैं, जैसे हमारे शरीर में बोलते हैं ना थैलेसीमिया की बीमारी है, या कोई इन्फेक्शंस हैं, उसमें RBCs बनते हैं और टूटते ज्यादा हैं। एडिक्वेट अमाउंट में बन गए लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन भी हो गई, टूटना भी हो गया, तो खून की तो कमी हुई। और कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जैसे कि हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, जो कि RBCs को ब्रेक डाउन ज्यादा कराते हैं। उनकी अगर नॉर्मल एंजाइम्स अगर हमारी बॉडी में नहीं है तो RBCs टूट जाएंगे। एक एंजाइम है G6PD, अगर वो हमारे शरीर में कमी हुई उसकी, तो फिर हमारे शरीर में जो RBCs बने हैं, अगर वो बन भी गए हैं तो वो पूरे टाइम तक नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। और G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये भी एक हमारा कारण है कि हमारे शरीर में खून की कमी रहेगी। और उसके बाद है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस का मतलब रक्त की हानि, कि अगर हमारे शरीर में से खून ज्यादा निकल रहा है, जैसे स्त्रियों में होता है ना, ज्यादा माहवारी हो या फिर कोई चोट वगैरह लग गई तो हमारे शरीर से खून निकल गया, या फिर हमारे पाचन तंत्र में रक्त रिसाव है,
जैसे कई बार हमारे इंटेस्टाइन जो हमारी आंतड़ें होती हैं उसमें कोई अल्सर हो गया, कोई बवासीर हो गई, कोई कैंसर हो गया, पता नहीं चल रहा, तो वो जो हमारा ब्लड लॉस हो रहा है, काले रंग का मल आना शुरू हो जाता है कभी कभी किसी को, तो वो ब्लड लॉस हो रहा है। अगर लॉस ज्यादा हो गया तो भी हमारे खून की कमी है। और अगर आरबीसीज बने बट जल्दी टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ कोई भी हमारे शरीर में जेनेटिक रीजंस हैं या एंजाइम्स की कमी है, तो भी हो गया। तो मतलब खाना पीना आपने अच्छा रखा, लेकिन फिर भी खून की कमी हो सकती है ओल्ड एज में, तो स्पेशली जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हमारे आंतड़ों में एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, क्रॉनिक डिजीज हुई, या फिर कोई किडनी डिजीज है तब भी नहीं होएगा। तो ये कई सारे कारण हैं जिसमें हमारे शरीर में खान पान अच्छा होने के बावजूद भी खून की कमी हो जाती है। जी नीलिमा जी, एक सवाल और था जी डॉक्टर साहब से, नीलिमा जी से जी। जैसे ब्लड ग्रुप होता है जी, ये इसका ये ब्लड ग्रुप है खून का, इसका ये है, उसको खून की जरूरत, तो क्या अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है जी मैडम जी? तो उनको कुछ खाने में भी बताया जाता है, आपका खून ऐसा तो ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप अलग है तो उसको ये चीजें ज्यादा खाना चाहिए, या सभी के लिए बराबर है? नहीं, ब्लड ग्रुप से खान पीन का कोई कनेक्शन, ब्लड ग्रुप एक अलग चीज है। ये हमारे अनीमिया की बात हो रही है, ये तो ब्लड ग्रुप तो कोई भी हो, खाना पीना तो यही है, वो तो एक तरह का हमने बता दिया, उसकी अलग कैटेगरी है वो होती है। और उसमें खाना अगर चाहे तुम्हारे ए बी है, चाहे बी है, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, खान पीन सबको बराबर रखना है जी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी राजकुमार जी, और कोई सवाल है सर? जी बस यही पूछ रहा था जी, जैसे ब्लड की कमी पड़ गई शरीर में जी, मान लो, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी? जो ब्लड चढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, हमें डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, कौन सा ग्रुप है, कैसा ब्लड है ये, या कौन सा ब्लड ग्रुप का है, ये चीजें ध्यान रखने की है जी क्या डॉक्टर साहब? जी हाँ, देखो अब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हो कि खून चढ़वाने के लिए डॉक्टर्स बहुत ही 1-2 कंडीशंस होती हैं जिसमें खून चढ़ाया जाता है। अगर खून की कमी में खून नहीं चढ़ाया जाता, शुरुआत में हम आहार पे फोकस करते हैं, फिर हम दवाइयाँ या बच्चों में सिरप देते हैं, गोलियां खिलाते हैं बड़ों को और बच्चों को सिरप पिलाते हैं। और अगर गर्भवती महिलाएं होती हैं तो हम उनको इंजेक्शन, खून तब चढ़ाते हैं जब हमारा शरीर में बहुत ही कम हो जाता है खून। जैसे हम डिवाइड करते हैं कि सिवियर अनीमिया मतलब खून की कमी हुई बहुत सिवियर फॉर्म में, अगर हमारा हीमोग्लोबिन अगर हम टेस्ट कराएंगे अगर वो 7 ग्राम से कम निकला तो हम खून चढ़ाने की बात करते हैं। और वो डॉक्टर का खुद का डिसीजन होता है, हर कंडीशन में खून नहीं चढ़ाया जाता। खून की कमी बहुत एक्यूट हुई है, एकदम से हुई है, जिसके कारण बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तब हम खून चढ़ाते हैं। तब जब आपको खून चढ़ाया जाता है तो पूरी टेस्ट और वो सारा क्रॉस मैच करके ही खून चढ़ाया जाता है। और फिर आपका पूरा हक बनता है कि आप उसके डिटेल्स पूछें, डॉक्टर से डिस्कस करें कि भैया क्या दवाई से हो सकता है, क्या इंजेक्शन से होता है, खून चढ़ाना, ट्रांसफ्यूजन करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर गंभीर मामले हैं तो जान बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है, तो डॉक्टर्स अपने लेवल पे डिसीजन लेते हैं। और लेस देन 7 मतलब अगर सिवियर अनीमिया है तभी हम ये डिसीजन लेते हैं गंभीर मामलों में। जी बहुत अच्छे से बताया जी नीलिमा जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, क्योंकि बहुत लोगों को फायदा होगा जी। खून की कमी तकरीबन पाई जाती है जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं तब जी। बहुत अच्छा हाँ जी। और नमस्कार जी नीलिमा जी, आपको एक बार फिर से थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी। और नीलिमा जी, हमारे साथ जेके टेलर जी जुड़ चुके हैं, अगले श्रोता। नमस्कार जेके टेलर जी, पूछिए अपना सवाल। सभी को भाई मेरी राम राम। और मैं तो यही पूछूंगी, ये खून गाढ़ा भी हो जाए है जिससे नल जो है ब्लॉकेज में आ जाए है? हाँ, गाढ़ा थिक हो जाती है। हाँ जी, और उससे तो फिर शरीर में खून गाढ़ा भी, ये तो अभी हमारा इसका बिल्कुल अपोजिट है जो हम बात करें आज, खून की कमी। और आपने ये जो प्रश्न पूछा ये भी बहुत सराहनीय है कि आप बोल रहे हैं खून गाढ़ा हो जाता है। हाँ जी, खून हमारे शरीर में कई कंडीशंस में डेंसिटी, विस्कोसिटी खून की ज्यादा हो जाती है, और वो जब हो जाती है तो हमारे को खून निकलवाना भी पड़ता है। ये यूजुअली यंग मेल्स में होता है, और उनके खून गाढ़ा होने के कारण उनको खून का जो बहाव है हमारी ब्लड वेसल्स में, उसमें डिफिकल्टी होती है, और उनको कई बार हार्ट अटैक वगैरह प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो इसके लिए उनका खून निकलवाया जाता है, और ये टॉपिक अलग है। और हाँ जी, क्यों इसमें तो जैसे पैरालाइज हो है ना, इस तरह की सिस्टम हो गए हैं, क्यों मेरे साथ मैंने भी वही बोला है। आपको।
हार्ट अटैक भी हो जाता है, क्योंकि जो हमारी वेसल्स जो खून लेके जाती हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें वो खून मूव नहीं करता है, वहां पे वो रुक जाता है और उसके कारण उसको पैरालिसिस जैसे ब्रेन में हो जाए और हार्ट में हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो खून अगर बहुत ज्यादा भी है, मैं यही पूछूं, अगर खून गाढ़ा हो जाए तो इसको पतला करने के लिए कौन सा भोजन खाया जाए, जरूरी है? नहीं, इसमें भोजन नहीं अब काम करेगा। अब इसके अंदर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और कई बार खून निकलवाना पड़ता है और खून की पतला करने के लिए टैबलेट्स आती हैं। अच्छा, खून को, गाढ़े खून को पतला नहीं कर सकते हम आहार खा के, हमारे को दवाई लेनी पड़ेगी, गोलियां होती हैं और कई बार हमें ब्लड विड्रॉ भी करना पड़ता है, निकलवाना भी पड़ता है। टैबलेट जो है लंबे समय तक खानी पड़े हैं या कुछ दिन खा के बंद कर देने पड़े हैं? अब वो देखना होता है कि कितने असर आया, हम एक बार चेक कराएंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद दवाई देंगे। 3 हफ्ते में उसका असर आ जाता है और अगर 3 हफ्ते में असर आना शुरू हुआ तो कई बार हमारे को 2-3 हफ्ते और भी देनी पड़ती है। डिपेंड्स कि हमें दोबारा रिपोर्ट कराई, जांच कराई तो उसमें क्या रिपोर्ट आई। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जेके टेलर जी जुड़ने के लिए। और मैम आप बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और शायद हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है, आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078। और मैम अगला सवाल यही है कि शरीर में खून की कमी के और क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण आपने बताए हैं और कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे में बोलते हैं कि जिसके पेट में कीड़े हैं और खून की कमी भी है, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है क्या? हाँ जी, खून की कमी के कई कारण हैं और हमें ये भी देखा होगा कि हमारी सरकार के द्वारा ये एल्बेंडाजोल टैबलेट होती है जो बच्चों के स्कूलों में खिलाई जाती है। वो एक दिन होता है, हम जब डिसाइड करते हैं कि ये पेट में बच्चों के कीड़े हैं, बच्चों के लिए स्पेशली होता है। बच्चे कई बार मिट्टी विट्टी खाते हैं, उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो कीड़े बच्चों का खून चूस लेते हैं पेट में से और फिर उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो ये सारे कारणों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक नेशनल डीवॉर्मिंग डे बना रखा है और उसको हम एक दिन सब भी बच्चों को स्कूल में दवाई खिलाते हैं, एल्बेंडाजोल की टैबलेट, और फिर वो दोबारा रिपीट भी करनी होती है। डिपेंड्स कि इकट्ठे ही होता है, तो ये खून की कमी बच्चों में कीड़ों के वजह से भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। मैम अगर किसी महिला में खून की कमी है डॉक्टर नीलिमा जी, तो किन किन परेशानियों का सामना उसको करना पड़ सकता है? मैं महिला की बात कर रही हूँ। हाँ जी, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो देखो उनको शारीरिक तो है ही, जो है खून की कमी, शारीरिक समस्याएं हैं। इसके अलावा पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी उनके बहुत प्रभाव होता है। जैसे कि सामान्य जीवन पर तो वो थक जाती हैं, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आते हैं, डेली रूटीन के काम नहीं कर पाती हैं। जी। और मानसिक रूप में उनको तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो मैंने बताया था एकाग्रता, कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं काम पे। जी। ये तो उनके डेली रूटीन एक्टिविटीज में सामान्य जीवन में होती है ये परेशानियां। और मासिक धर्म संबंधित दिक्कतें भी बहुत होती हैं कि कमजोरी बहुत महसूस करती हैं और जब ये मासिक धर्म होता है तो उनको दर्द बहुत होती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा भी हो सकती है और बिल्कुल कम भी हो सकती है, दोनों ही हैं इसके रूप। और जब हम प्रजनन स्वास्थ्य पर असर होता है कि कई बार उसकी रिप्रोडक्शन में चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अगर है बच्चा पेट में तो प्रेग्नेंट फीमेल्स, गर्भवती महिलाओं में प्री टर्म बच्चे की प्रसव जो है, गर्भवती महिला का प्री टर्म बेबी पैदा हो जाता है, डिलीवरी पहले हो जाती है, टाइम से पहले। बच्चा जो होगा उसका कम वजन होगा, लो बर्थ वेट जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाता है। और अगर प्रसव के बाद में उसकी काफी ज्यादा खून रिसाव भी हो सकता है तो PPH जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये सब फीमेल्स की बॉडी में होता है। प्रेगनेंसी भी इश्यूज होते हैं, एडोलेसेंस में इशू होते हैं, माहवारी में, उनकी सामाजिक और पारिवारिक सारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। काम करने में दिक्कत, कमजोरी, चक्कर आना, सब उन्हीं से इश्यूज आते हैं फीमेल्स की लाइफ में। मैम अपनी गर्भवती महिला के बारे में बताया काफी अच्छे से। क्या जो दूध पिला रही है महिला और उसमें खून की कमी होगी तो क्या उसके बच्चे पे भी असर पड़ेगा उसका? देखो वो बच्चे को तो शुरुआत में 6 महीने में जब हम कहते हैं ना तो आयरन की जरूरत
नहीं होती है, वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में ही होता है। लेकिन शुरुआत के 6 महीने में तो उसकी मदर का जो मिल्क है वही सफिशिएंट होता है। और उसके 6 महीने के बाद बच्चे को आयरन की जरूरत पड़ती है, जब हम उसको टॉप फीड्स देने शुरू कर देते हैं। और अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो हाँ, वो कमजोर हो जाएगी, उसके बॉडी में कमी होगी और वो सारी चीजें, उसकी कमजोरी, थकावट, वो सब कुछ महसूस करेगी क्योंकि पहले ही कमजोर है वो, उसको इश्यू आएंगे। लेकिन बच्चे को इनिशियली अगर वो प्रॉपरली फीड करा रही है तो बच्चे के लिए 6 महीने में कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन माँ को दिक्कत हो सकती है, माँ को बहुत दिक्कत आएगी, माँ को बहुत दिक्कत आएगी। हाँ, और बच्चे को ये हो कि उसका जो है स्वस्थ बच्चे का भी अगर 6 महीने के बाद उसके अंदर कमी हो गई तो उसका विकास दर धीमा हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स, अगर उसको प्रॉपर टॉप अप फीड में नहीं आयरन या कुछ मिला, प्रॉपर डाइट। जी 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 जी, तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कैसे समझेंगे कि उसका विकास नहीं हो पा रहा है? बच्चे का विकास के बारे में कैसे समझ पाएगी एक माँ? अच्छा, वो ये होगा कि बच्चे की हाइट, वेट वो धीमी हो जाएगी, वो बार बार बीमार पड़ जाएगा, उसको बोलने सीखने में कमी होगी, ध्यान नहीं लगा पाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख की कमी सी होगी, सुस्त रहता है बच्चे, व्यवहार जो है वो बहुत इरिटेबल, चिड़चिड़ा सा रहता है बच्चों का। छोटे बच्चों की बात हो रही है, उनका वजन नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, बार बार बीमार हो जाएंगे। ये सब कुछ बच्चों के अंदर असर आता है खून की कमी की वजह से। और डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं और पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं कि खून की कमी हो गई है ना, और वो आयरन की गोलियां भी दे देते हैं, लेकिन कैसे पता चले कि वो गोलियां कितने दिन खानी होती? क्योंकि थोड़ी गोलियां खाई, थोड़ा चक्कर आना बंद हुआ और डॉक्टर के पास दोबारा से जाते नहीं है लोग। तो क्या करना चाहिए? कितने दिन डॉक्टर के पास जाना होगा? क्या कोई कोर्स वगैरह होता है आयरन की गोली खाने का? हाँ जी, जो दवाई शुरू की जाती है वो हीमोग्लोबिन के लेवल के बेसिस पे होती है। कई बार दिन में 2 भी खानी होती है, एक बार भी खानी हो सकती है जी। और उसके बाद ये 3 हफ्ते में उसका असर आना शुरू हो जाता है। जो दिखता है उसको अपनी कमजोरी कम मिलेगी, सांस कम फूलेगा, वो थोड़ा सा एक्टिव महसूस करेंगे और ये 3 हफ्ते के बाद तो उसका असर आएगा दवाई का। लेकिन जब तक हम पूरा कोर्स 3 महीने का नहीं करेंगे तो वो दोबारा हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हमारे को 3 हफ्ते में असर आना शुरू होता है दवाई का और पूरे 3 महीने का कोर्स लेके और दोबारा टेस्ट कराना होता है और फिर हम इस दवाई को बंद कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई बार कुछ पेशेंट होते हैं जो जाते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर कहते हैं कि इनको तो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस टाइम उस पेशेंट को या परिवार वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड जो चढ़ाया जा रहा है वो ठीक से चढ़ा पाएँ? क्योंकि कई बार बोला जाता है कि खून चढ़ाने के बाद ये दिक्कतें हो गई, ये परेशानियाँ हो गई, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखें और ब्लड चढ़ाते वक्त? देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर की सुपरविजन में होता है, हॉस्पिटल के एडमिशन पे होता है और जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो प्रॉपर क्रॉस मैच होता है और फिर वो ये बताया जाता है कि अगर तुम ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हो तो जो भी है मॉनिटरिंग वो स्टाफ की या डॉक्टर की होती है, वो पूरा चेक करते हैं और फिर शुरुआत में जो खून का मतलब बॉटल से डाल के शरीर में जा रहा है तो शुरुआत में थोड़ी स्पीड बहुत कम रखी जाती है कि 2-4 बूंदे गई हैं खून की, फिर मॉनिटर किया जा रहा है, उसके सारे वाइटल्स, बीपी, पल्स वो सब ठीक होने चाहिए। फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ाई जाती है, वो बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद ही खून का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है और उसमें आप लोगों को तो बस ये है कि एक अटेंडेंट अगर बैठा है तो बस वो ऑब्जर्व करे कि भैया साथ में पेशेंट्स के कि आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और उसको कोई एलर्जी ना हो, उसके कोई शरीर पे रैशेस ना हो जाएं अगर ब्लड लग रहा है और उसको कोई दिक्कत होती है तो तुरंत वो बताए कि जी मेरे को सांस में दिक्कत है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर ब्लड लग रहा हो तो। लेकिन ये क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, हॉस्पिटल के एडमिशन में ही ये ब्लड ट्रांसफ्यूज हो सकता है। तो वो डॉक्टर्स पूरी सिस्टम से और पूरी एक चेकलिस्ट होती है, उसमें जो जो चीजें लिखी हैं उनको देखने के बाद ही ब्लड को लगाया जाता है हॉस्पिटल में। जी जी डॉक्टर नीलिमा जी, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि 3 महीने आयरन की गोली खानी होती है ना, डॉक्टर के बताए अनुसार, लेकिन अगर कोई बंदा 3 महीने से ज्यादा आयरन की गोलियां खा लेता है तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है क्या? हाँ, वो तो साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं ना, कि अगर हमने दवाई बोला कि 3 महीने खाओ, लेवल्स अचीव हो गए, अब तुम काफी देर से वो दवाई खा रहे हो, तो वो क्या होगा कि तुम्हारे को दवाइयों के साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपको कई बार कब्ज हो जाती है ज्यादा खाने से, कईयों के पेट में जलन हो जाती है दवाई ज्यादा समय लेने पे और दवाई की साइड इफेक्ट आए,
और कभी कभी किसी को कब्ज के साथ में किसी को दस्त लग जाते हैं, आयरन की टैबलेट्स के साइड इफेक्ट होते हैं। और जो हमारे को मल आता है वो काले रंग का आता है अगर हम आयरन की टैबलेट्स लेते हैं। जी जी। तो ये एडवाइजरीज फॉलो करनी होती है कि डॉक्टर ने कितने टाइम पे कब तक खाने के लिए आपको एडवाइस दी। ज्यादा खाने से उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे जी, तो भाई जी। डॉक्टर की सलाह जरूरी है और उनकी एडवाइस के हिसाब से आप दवाई को लें। डॉक्टर नीलिमा जी, कई बार कुछ बंदे बोलते हैं कि जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी उनसे तो उल्टी जैसा मन हो जाता है, गोली खाई नहीं जाती है, क्या करें। कुछ गर्भवती महिलाओं से भी मैंने सुना है कि वो गोलियां खाती नहीं है आयरन की, कहती है उल्टी जैसा मन हो जाता है, नहीं खाई जाती, परेशानी होती है। तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? कुछ लोग बताते नहीं है डॉक्टर को। ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर को बताया जाए, क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो वो क्या पता, कई बार क्या होता है कोई स्पेसिफिक ब्रांड है तो उसका ऑल्टरनेटिव शुरू किया जा सकता है। कईयों को एक टिपिकल ब्रांड नहीं सूट करता तो दूसरा देने से वो सेटल हो जाती है उनकी जो भी साइड इफेक्ट्स हुए उनको। और फिर अगर ये रिकमेंड किया जाता है कि आयरन खाते हैं तो खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा। एक चीज, आयरन को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना। दूसरी चीज, खाना खाने के थोड़ा समय बाद ले सकते हैं। और अगर तुम नींबू या खट्टी चीज जैसे मैंने बताया संतरा वंतरा ये भी साथ खाते हो तो अब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो जाती है। तो आयरन की गोली से जलन मचे या कोई शरीर में कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं अपने डॉक्टर को। वो दूसरा ब्रांड कुछ दूसरे फॉर्मेट में आयरन जो अब्जॉर्ब जल्दी हो जाए वो स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर उनको लगेगा तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि खाली पेट तो बिल्कुल ही नहीं खानी है आयरन की गोली जी। और खाना खाने के थोड़े से देर बाद खाओगे तो वो बिल्कुल भी जलन वगैरह के जो सिम्टम्स हैं, उल्टी नहीं आएगी और जलन नहीं मचेगी और जी नहीं मचलाएगा। तो वो जरूर डिस्कस करें और फिर वो अपना और ट्रीटमेंट भी चेंज कर सकते हैं, दवाई का फॉर्म चेंज दे सकते हैं आपको। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं, है ना, तो लास्ट में एक बार फिर से पूछना चाहूँगी कि अगर किसी में खून की कमी हो गई है तो उसको पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बताया आयरन की दवाइयाँ खा सकते हैं, और अगर डॉक्टर ने बता दिया कि आप खाने पीने से भी पूरा कर सकते हो तो क्या क्या खाएं और कैसे कैसे पूरा करें? जी मैम। देखो, डाइट की इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम दवाई खाने से पहले अपनी डाइट में ही इम्प्रूवमेंट कर लें तो हमारे को और क्या चाहिए। और अपने आहार में ही चेंजेस लाएं। जैसे हम बात करते हैं कि आरबीसीज जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको हमने ज्यादा बनाना है। अगर वो नहीं बनेंगी तो अनीमिया हुआ, खून की कमी हुई। तो हमारे को जो अनीमिया मैंने आपको पहले बताया, सीवियर अनीमिया लेस देन 7 से कम खून है तो फिर हमारे को ट्रांसफ्यूजन या फिर खून चढ़ाना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारा माइल्ड एंड मॉडरेट अनीमिया होता है, उसके अंदर हम सिर्फ अपने आहार से, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें पोषण में ही इम्प्रूवमेंट कर लें तो हमारी आयरन की गोली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे माइल्ड अनीमिया में हम अपना जो आहार है उसमें आयरन ऐड करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों। इसके अलावा आयरन मिलता है अनार में, सेब में, चुकंदर में। और हम देखें तो गुड़ जो है, जैगरी जिसको हम बोल रहे हैं, वो बहुत ही रिच सोर्स होता है आयरन का। तो इसके अलावा किशमिश ये बहुत अच्छी होती है जिसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। और मैंने पहले बताया अंकुरित अनाज है, स्प्राउटेड जो होती हैं दालें या कोई भी अनाज जिसको हम कर देते हैं, भिगो के रखते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया था पहले कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, कोई मछली, अंडा, ये सब और चिकन, ये सारे रिच सोर्सेज होते हैं आयरन के। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। और फिर मैंने ये भी बताया कि आयरन की अब्जॉर्प्शन विटामिन सी जो हमारी खट्टी चीजों में होती है वो हम खाएं तो आयरन की अब्जॉर्प्शन और भी बेहतर होएगी। तो उसके लिए नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, ये सब खट्टी चीजों में होता है। ये आयरन की अब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में अच्छी से कराता है। और फिर आयरन के अलावा हम बात करते हैं आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स जिनको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, उनके लिए फोलिक एसिड और B12 भी बहुत जरूरी होता है बनाने में। तो मूंगफली, दही, दूध, अंडा, केला, बीन्स, ये सारी चीजें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो कोई चांस नहीं है कि हमारे को खून की कमी होगी। कोई और बीमारी हो तो एक अलग कारण है, अदरवाइज नॉर्मली लोगों को अपना आहार ही बेटर कर लें तो ये खून की कमी के चांसेस नहीं होते। बहुत बढ़िया मैम। राजकुमार जी फिर से जुड़े हैं, हेलो। हाँ जी नमस्कार शर्मिला जी और नीलिमा जी, नमस्कार जी एक बार फिर से। जी जी नमस्कार। ये छोटा सा सवाल
कभी दिमाग में आया है। हाँ, बताएं सर। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जी, उनको सूखा रोग लग जाता है जी, कई बार सूखा रोग है, वो उबर नहीं पाते हैं जी बिल्कुल, और वो बहुत ही कमजोर होते हैं, और उनकी हाइट भी बहुत छोटी रह जाती है। क्या ये खून की कमी के कारण होता है? देखो, बच्चों में कई कारण हो सकते हैं कि उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो और कमजोर लगे। उनके खान पान में प्रॉपर डाइट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, जो उनकी डेवलपमेंट है, वो बहुत फास्ट होती है, और अगर उसके हिसाब से उनको आहार प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपरली उनकी शरीर की ग्रोथ नहीं होगी। वो चाहे खून की कमी हो, चाहे उनके अंदर शरीर में ये हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां हो, मांसपेशियां, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो बच्चों के अंदर तो हर चीज चाहिए, क्योंकि वो इतनी तेज उनकी ग्रोथ होती है। तो उनको खून के अलावा प्रोटीन्स और ये विटामिन चाहिए होते हैं, ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियों की ग्रोथ हो। तो अब बच्चों के लिए हम बात करें तो इनकी सिर्फ स्वस्थ धीमी गति का है, विकास दर धीमी है, तो कई सारे कारण है। खून की कमी तो एक है ही, इसके अलावा उनको तो प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिल्क जो लेते हैं उसमें विटामिन डी होता है, वो सारे हमारी जो मांसपेशियों और हड्डियों के ऊपर असर करते हैं। जी, थैंक यू। जैसे एक छोटा सवाल और है जी, जैसे माँ बाप छोटी हाइट के हैं और उनके बच्चे भी वैसे ही छोटी हाइट के हो गए, जन्म लिया जी उन्होंने, और क्या वो खून की कमी की वजह से होता है या विटामिन की कमी से होता है? ये नहीं, ये तो जेनेटिक होता है। अगर माँ बाप की हाइट कम है, माँ बाप का जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उनके जीन्स में होता है, उनके शरीर में होता है, तो वो उनके खून की कमी या कुछ ऐसा नहीं है, ये कुछ उनकी डाइट की कमी के कारण नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स की हाइट कम है, उनके पेरेंट्स का मतलब उनके माँ बाप का जैसा शरीर का है ढील ढाल, वैसे वो बच्चे होंगे, वो जेनेटिक होता है। वो उसमें अगर कमी नहीं है तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको इम्प्रूव कर लेंगे। बट यूजुअली बोलते हैं ना, बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे नक्श भी माँ बाप पे किसी पे चले जाते हैं, तो ये तो जेनेटिक्स है। इसमें कोई डाइट का फैक्टर है तो उसको कम है तो वो कर लेंगे, बट ये नहीं है कि अगर माँ बाप की हाइट कम है तो फिर बच्चों की हाइट कम होने के चांसेस तो हैं ही ज्यादा, क्योंकि वो भी उन्हीं से आए हैं। जी नमस्कार, बहुत अच्छे से बता दिया आपने, और शर्मिला जी नमस्कार जी। जी, थैंक यू सर, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी एक मैसेज आया है और ताज मोहम्मद जी पूछ रहे हैं कि जिनको डायबिटीज है, तो जो डॉक्टर साहब ने खून की कमी पूरा करने के लिए जो चीज़ें बताई हैं उनमें से क्या क्या ना खाएं, और जो बची हुई चीज़ें तो है वो हम खा ही लेंगे। नहीं, देखो, डायबिटीज का और खून की कमी का कोई अलग अलग कनेक्शन है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो कि डायबिटिक पेशेंट अपनी खून की कमी को पूरा करने के लिए नहीं खा सकते। मैंने तो आयरन वाले फूड बताए हैं जिसमें कोई शुगर वुगर नहीं बताई है। मैंने तो बस ये बताया था किशमिश थोड़ी मीठी होती है, आप वो ना खाएं, और गुड़ में भी थोड़ा मीठा होता है तो वो ना खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा ले, अनार, सेब, अगर आप अंकुरित दालें खा ले तो उसमें शुगर नहीं होएगी। वो तो आपको देखना है कि अगर आपको डायबिटीज या शुगर है तो गुड़ ना खाएं, किशमिश ना खाएं, मीठी चीजें ना खाएं, और चीजों में से ले लें। और जैसे विटामिन सी है, आंवला, नींबू, संतरा, इसमें तो कुछ भी मीठा नहीं होता। और जब मैंने मूंगफली, दूध, दही बताया तो उसमें भी नहीं होता। तो ये तो अगर आपको शुगर है तो आपको क्या नहीं खाना वो तो आपको पहले से ही पता है। मैंने कोई एक चीज तो नहीं बताई, 10 चीजों में से 2 चीजें छोड़ दें, आप बाकी है लें। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर नीलिमा जी, थैंक यू मैम। जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं उनको आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे तो वो आप कह सकते हैं। कि हमें अपने शरीर को सबसे इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, वो एक लाइन बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया जी। तो भाई अगर हम अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, अवेयर हैं, टाइम से ट्रीटमेंट कर लेते हैं और हमारी नॉलेज अपडेटेड है कि ये कमी हुई है तो इसको साथ के साथ इसका ट्रीटमेंट भी करा लें, तो आप अपने जीवन को खुश रह के और अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा हेल्थ को प्रायोरिटी दें और टाइम से खाने वाने के ऊपर फोकस रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और अपना मेडिटेशन करें, मानसिक तनाव से मुक्त रहें, तो जीवन खुशहाल और सुख में रहेगा। जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर नीलिमा जी, थैंक यू मैम प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, सब श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।
जी धन्यवाद। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और बात हो रही थी अनीमिया के बारे में, यानी खून की कमी के बारे में। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। आप इस नंबर पे ज़रूर अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और मैम हमारे साथ जुड़ी, एक बार फिर से थैंक यू मैम का प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। जो हमारे श्रोता सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल निकाल कर लेके आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है प्रोग्राम में जुड़े, अपने सवाल करें, क्योंकि कई बार हम अपने आसपास हुई परेशानियों को देखकर हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब शायद उन सवालों के जवाब नहीं ले पाते हैं। उस टाइम पे हमारे साथ कोई पेशेंट होता है या हम खुद पेशेंट होते हैं, तो वो सवाल हम कई बार नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिस पे आप अपने मन में आए हुए सारे सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी दोस्तों का प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। अभी हमारे साथ प्रोग्राम में थी डिप्टी CMO डॉक्टर नीलिमा जी। तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धड़ाधन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धड़ाधन, बजाओ ताक धड़ाधन, बजाओ ताक धड़ाधन, बजाओ ताक धड़ाधन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।